हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस लेक्चर में मैं आपको अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के सारे प्रोविजंस डिटेल में रिवाइज करवाने वाला हूं। बट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होता है या फिर उनका क्या क्वालिफिकेशन रहता है, उससे पहले हम देखते हैं कि कंपनी में कितने टाइप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो कंपनी में टोटल दो टाइप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब ऐसे डायरेक्टर्स जो कि कंपनी का बिजनेस मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब ऐसे पर्सन जो कि कंपनी में डायरेक्टर हैं बट इतने एक्टिव नहीं है जितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एक्टिव हैं। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में कौन कौन आता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में आते हैं एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर और एक होल टाइम डायरेक्टर। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन कौन आता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में आते हैं एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और अदर सारे टाइप ऑफ डायरेक्टर्स भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हर कंपनी में केवल और केवल एक इंडिविजुअली डायरेक्टर बन सकता है, कोई कंपनी फर्म एलएलपी डायरेक्टर नहीं बन सकते, केवल केवल एक इंडिविजुअली किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। मतलब एक कंपनी में कम से कम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए और एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमको बताया है पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2 एंड ओपीसी यानी 1% कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। और मैक्सिमम एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम एक कंपनी में हो सकता है 15 डायरेक्टर्स। अब अगर किसी कंपनी को चाहिए कि उसको 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है तो वो 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, बस उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो कंपनीज को एग्जेम्पशन दिया। कौन कौन सी कंपनी को? एक तो गवर्नमेंट कंपनी को और एक सेक्शन 8 कंपनी को। इनको क्या बोला कि अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है ना तो आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर पाओगे और वो भी बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। बस आप डिफॉल्ट मत करना अंडर सेक्शन 92 एंड अंडर सेक्शन 137। सेक्शन 92 किस चीज का सेक्शन है? फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का, और सेक्शन 137 है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। उसके बाद में बोला कि कंपनी में कितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो बट हर कंपनी में कम से कम एक तो रेजिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। अब रेजिडेंट डायरेक्टर कौन होता है? रेजिडेंट डायरेक्टर मतलब ऐसा डायरेक्टर जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा है फॉर एटलीस्ट 182 डेज, उस डायरेक्टर को हम बोलते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर। अब अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है तो उस केस में हम इस प्रोविजन के लिए 182 डेज चेक नहीं करेंगे, उस केस में हम फिर प्रपोर्शनेट डेज चेक करेंगे। उस केस में हम चेक करेंगे अगर उस कंपनी का कोई भी डायरेक्टर प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ डेज या फिर उससे ज्यादा दिन के लिए इंडिया में रहे करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो हम मान लेंगे कि उसने रेजिडेंट डायरेक्टर की प्रोविजन से कंप्लाई कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं वुमेन डायरेक्टर की प्रोविजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। सबसे पहला लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और फिर उसके अलावा ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा रहा है या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या फिर उससे ज्यादा रहा है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी और ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा रहा है या फिर टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा रहा है। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मीट हो गई तो फिर उस केस में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। कितनी वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी? एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, मतलब कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर तो अपॉइंट करनी पड़ेगी। इससे ज्यादा वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी तो आपकी मर्जी, बट आपको कम से कम मैंडेटरीली एक वुमेन डायरेक्टर तो अपॉइंट करनी ही पड़ेगी। अब अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है और वो इन कंडीशन से मीट करती है तो उसको बोला कि आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब अगर वुमेन डायरेक्टर की सीट पे इंटरमिटेंट वैकेंसी रहती है, मतलब किसी भी रीजन की वजह से वुमेन डायरेक्टर की सीट खाली हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन डायरेक्टर की डेथ हो गई या फिर उसने रिजाइन कर दिया या उसने इसको रिमूव कर दिया या फिर किसी भी रीजन की वजह से वुमेन डायरेक्टर की सीट पे वैकेंसी हो रही है, तो कौन फिल करेगा और कब तक फिल करेगा? तो वैकेंसी फिल तो करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब तक फिल करेंगे? नेक्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम वैकेंसी विच एवर इज लेटर तक बोर्ड डायरेक्टर को वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब ऐसा डायरेक्टर जो कि कंपनी में अपना अनबायस्ड ओपिनियन देता है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनीज को अपॉइंट करना है। एक तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी को और एक ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को जिनका लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा रहा है या फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा रहा है या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर एंड डिपॉजिट तीनों साथ में मिलके 50 करोड़ से ज्यादा रहे, उन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है? तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में तो बोला कि कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें से एटलीस्ट वन थर्ड तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब एटलीस्ट 1/3 वाला नंबर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको फिर आपको अपर राउंड ऑफ करना है, फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ एज 1। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा रहा है या फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा रहा है या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर एंड डिपॉजिट तीनों साथ में मिलकर 50 करोड़ से ज्यादा रहे, उनको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। कितने? एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे।
अब अगर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जॉइंट वेंचर है या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी है या फिर डोरमेंट कंपनी है, तो फिर अगर ये लिमिट से मीट भी कर रहे हैं ना, तो भी इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन सी कंपनीज? जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी। उसके बाद में हमको बोला कि एक बार अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लिमिट से मीट कर गई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट से मीट कर गई, तो फिर इसको अगले 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट रखना पड़ेगा। उसके बाद वो चाहे तो उसको रिमूव कर सकती है, उसके ऊपर कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक तो अपॉइंट रखना उसके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ पे एग्जांपल से देखा था कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जो कि अनलिस्टेड कंपनी है। उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है 110 करोड़, पीड अप शेयर कैपिटल है 9 करोड़ और आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर डिपॉजिट है 50 करोड़। तो अब सेकंड फाइनेंशियल ईयर में इस पर्सन को, इस कंपनी को, एबीसी लिमिटेड को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा क्या? सेकंड फाइनेंशियल ईयर में वो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर, पीड अप शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर एंड डिपॉजिट देखेगी। कोई भी लिमिट मीट हो रही है क्या? हाँ, टर्नओवर वाली लिमिट मीट हो रही है, तो उस केस में सेकंड फाइनेंशियल ईयर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब सेकंड फाइनेंशियल ईयर, थर्ड फाइनेंशियल ईयर और फोर्थ फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर की लिमिट मीट नहीं हो रही और पेड अप शेयर कैपिटल और आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट सेम चल रहे हैं, तो इस केस में सेकंड, थर्ड और फोर्थ फाइनेंशियल ईयर में कोई भी लिमिट मीट नहीं हो रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। बट हमने वहां पे क्या पढ़ा? एक बार अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट मीट हो गई, उसके बाद में अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट रखना ही पड़ेगा मैंडेटरी। उसके बाद आप चाहो तो हटा सकते हो। अब फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर में क्या आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा सकते हो क्या? अगर समझो उस ईयर में 150 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, तो भी क्या आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा सकते हो क्या? यहाँ पे हमने बोला तो भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टर्नओवर देखेंगे। लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका टर्नओवर है 95 करोड़। भले इस ईयर में उसका 150 करोड़ है, हमको देखना होता है लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 95 करोड़ है, जो कि कंडीशन से मीट नहीं कर रहा है, और लास्ट 3 ईयर्स में, लास्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में एक भी बार वो कंडीशन से मीट नहीं कर रहा है, तो उस केस में फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर में आप चाहो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा सकते हो। अब सिक्स्थ फाइनेंशियल ईयर में तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, भले ही आप उस साल में कंडीशन से मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया लिमिट से एक्सीड कर गया, तो उस केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर कंपनी में जो ऑडिट कमिटी है, अगर उसके अकॉर्डिंग, ऑडिट कमिटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है, तो आप मान लेना कि सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग भी उतने हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। हमने यहाँ पे एग्जांपल से देखा था कि एक लिस्टेड कंपनी जिसमें 10 डायरेक्टर्स हैं, हमने सेक्शन 149 में क्या देखा कि लिस्टेड कंपनी में से एटलीस्ट 1/3 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। अब सेक्शन 149 में एटलीस्ट 1/3 कितना होता है? 10 का 1/3 होता है 3.33। अब इसको हम अपर राउंड ऑफ करेंगे तो सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी में। अब सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी में समझो कंपनी ने 10 डायरेक्टर्स में से 8 डायरेक्टर को मेंबर बना दिया ऑडिट कमिटी में। अब हमने सेक्शन 177 में पढ़ा है कि जितने भी मेंबर है ऑडिट कमिटी में, उसमें से मेजॉरिटी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो अब अगर 8 डायरेक्टर्स को मेंबर बनाया ऑडिट कमिटी में, तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इसका मतलब सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है और सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है। तो अब सेक्शन 149 का ये प्रोविजन क्या बोलता है कि फिर आप मान लेना अगर ऑडिट कमिटी प्रोविजन के अकॉर्डिंग हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है, तो मान लेना सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग भी उतने हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है। मतलब फिर सेक्शन 149 में भी 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसा हम मान लेंगे। उसके बाद में सेक्शन 8 कंपनी अगर ऊपर जो हमने कंडीशंस दी है उससे मीट भी कर रही है ना, तो भी उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं, बस वो डिफॉल्ट नहीं कर रही है अंडर सेक्शन 92 एंड 137। सेक्शन 8 कंपनी अगर कंडीशंस मीट भी कर रही है तो भी उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है अंडर सेक्शन 92 एंड 137। अब अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सीट पे इंटरमिटेंट वैकेंसी है तो कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे। कब तक फिल करेंगे? नेक्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम वैकेंसी विचएवर इज लेटर तक फिल करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, इसमें दे रखा है कि कौन पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर कोई पर्सन इन कंडीशंस में फॉल कर गया तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। अगर वो पर्सन इन कंडीशंस में फॉल नहीं करा तो इस केस में वो एलिजिबल रहेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। सबसे पहले हमने देखा कि वो जो पर्सन है वो एमडी, डब्ल्यूटीडी या फिर नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए कंपनी का। दूसरा, वो उस कंपनी का, उस कंपनी की होल्डिंग का, उस कंपनी की सब्सिडरी का, उस कंपनी की एसोसिएट का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, और ना ही वो रिलेटेड होना चाहिए इन कंपनीज के प्रमोटर और डायरेक्टर से। उसके बाद हमने देखा कि जो पर्सन है वो पर्सन ना तो इस कंपनी से, ना इसकी होल्डिंग से, ना इसकी सब्सिडरी से, और ना इसकी एसोसिएट से, और ना इन चारों कंपनीज के प्रमोटर और डायरेक्टर के साथ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर में पेक्यूनरी रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए। अब हमको 3 ट्रांजैक्शंस बताए हैं जो कि पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है।
फर्स्ट क्या है, रेम्युनरेशन रिसीव्ड डायरेक्टर। समझो अब इस पर्सन को इस सब्सिडरी से, पर्सन उस कंपनी की सब्सिडरी में डायरेक्टर और उसको फिर डायरेक्टर की तरह रेम्युनरेशन मिला, तो क्या वो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है क्या? नहीं, वो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा, अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है अप टू 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, उस केस में भी हम उसको पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे। थर्ड, अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है आर्म्स लेंथ प्राइस पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसको भी हम पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे, उसको भी हम पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे और उसके बेसिस पे हम उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। उसके बाद में वो पर्सन ने तो सारी चीजें कंडीशन मीट कर ली, अब उसके रिलेटिव को भी कंडीशंस मीट करनी पड़ेगी अगर उस पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। उसका जो रिलेटिव है उस रिलेटिव को सिक्योरिटी नहीं होल्ड करना चाहिए। उस रिलेटिव कितनी सिक्योरिटी? 50 लाख की फेस वैल्यू से ज्यादा या फिर 2% पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा। किसकी? या तो कंपनी की, या उसकी होल्डिंग की, या सब्सिडियरी की, एसोसिएट की। रिलेटिव सिक्योरिटी नहीं होल्ड करना चाहिए कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग या सब्सिडियरी एसोसिएट की मोर देन फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख या फिर 2% पेड अप शेयर कैपिटल। उसके बाद में रिलेटिव होल्डिंग के साथ, सब्सिडियरी के साथ में, कंपनी के साथ में, या फिर उसकी एसोसिएट के साथ में, या फिर उन चारों कंपनीज के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ में लास्ट 2 फाइनेंशियल और करंट फाइनेंशियल ईयर में इन ट्रांजैक्शंस में एंटर नहीं करना चाहिए। कौन से ट्रांजैक्शंस? उसने लोन नहीं लिया हुआ होना चाहिए ऑफ मोर देन ₹50 लाख, और ना ही गारंटी या सिक्योरिटी दी हुई होनी चाहिए किसी थर्ड पर्सन के लोन के लिए इन लोगों को ऑफ एटलीस्ट ₹50 लाख, ऑफ एटलीस्ट ₹50 लाख। लोन वाले में हमने देखा मोर देन ₹50 लाख, मतलब वहां पे इक्वल टू 50 लाख कवर्ड नहीं है, गारंटी और सिक्योरिटी में दे रखा है एटलीस्ट ₹50 लाख, मतलब यहां पे इक्वल टू 50 लाख भी कवर्ड है। और वो जो रिलेटिव है वो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहिए इन लोगों के साथ में कितने अमाउंट तक का? एटलीस्ट 2% ऑफ हिज ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। इतने अमाउंट तक का ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम के एटलीस्ट 2% तक के ट्रांजैक्शन में पेक्यूनियरी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहिए इन लोगों के साथ में। और जब हम ये पेक्यूनियरी रिलेशनशिप देखेंगे ना, तब हम इन ट्रांजैक्शंस को भी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, ये भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मतलब ये भी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है, इनको भी हम ऐड करेंगे जब हम ये लिमिट चेक करेंगे। उसके बाद हमको बोला कि जो पर्सन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है और वो जो रिलेटिव, उसका रिलेटिव क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए? वो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में केएमपी या फिर एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए कंपनी के, या फिर उसकी होल्डिंग के, या फिर उसकी सब्सिडियरी के, या फिर उसके एसोसिएट के। उसके बाद में एक रिलैक्सेशन दिया, किसको? रिलेटिव को बोला कि अगर रिलेटिव एम्प्लॉय भी रहा ना लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो केएमपी तो फिर भी नहीं होना चाहिए। रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है बट केएमपी वो फिर भी नहीं हो सकता। उसके बाद में बोला वो जो पर्सन उसका जो रिलेटिव है वो एम्प्लॉय, पार्टनर या प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में किसी ऐसे फर्म में जो कि कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग या उसकी सब्सिडियरी या उसकी एसोसिएट के ऑडिटर या फिर कॉस्ट ऑडिटर या फिर सीएस रहे, या फिर किसी ऐसे लीगल या कंसल्टिंग फर्म के जिसका एटलीस्ट 10% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर का ट्रांजैक्शन तो कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग या सब्सिडियरी एसोसिएट के थ्रू हो रहा है। मतलब ग्रॉस टर्नओवर का एटलीस्ट 10% तो कंपनी या उसकी होल्डिंग या सब्सिडियरी एसोसिएट के पास से आ रहा है उस फर्म के पास। ऐसे किसी लीगल या कंसल्टिंग फर्म का एम्प्लॉय, पार्टनर या प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए वो पर्सन और उसका रिलेटिव लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। और जो पर्सन जो रिलेटिव है वो किसी ऐसे एनपीओ का चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जिस एनपीओ ने एटलीस्ट 2% वोटिंग पावर ऑफ कंपनी होल्ड कर रखी है। यहाँ पे केवल कंपनी की बात हो रही है, यहाँ इसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे केवल कंपनी की बात हो रही है। या फिर किसी ऐसे एनपीओ का चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 25% ऑफ इट्स रिसिप्ट रिसीव कर रहा है, जितने भी उसको रिसिप्ट है उसके एटलीस्ट 25% उसके कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग या उसकी सब्सिडियरी या उसके एसोसिएट या फिर उनके प्रमोटर और डायरेक्टर से आ रहे हैं। ऐसे किसी एनपीओ का चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। और जो पर्सन है और जो रिलेटिव है दोनों साथ में मिलके एटलीस्ट 2% वोटिंग पावर ऑफ कंपनी नहीं होल्ड करनी चाहिए। यहाँ पे वापस केवल कंपनी की बात हुई है, केवल कंपनी की मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट की बात नहीं हुई है। फिर हम देखते हैं मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेलेक्ट कैसे होगा? तो यहाँ पे बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट होगा एक डेटा बैंक से, और डेटा बैंक मेंटेन करता है एक इंस्टीट्यूट। अब कंपनी जब डेटा बैंक में से नाम निकाल रही है तब इंस्टीट्यूट कंपनी को बोलेगा कि ड्यू डिलिजेंस आप कर लेना, मैंने नाम इंक्लूड कर दिया है बट ड्यू डिलिजेंस करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, ड्यू डिलिजेंस करना मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, जिस भी पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है ना उसको इस डेटा बैंक में नाम इंक्लूड करवाना पड़ेगा, उस पर्सन को अप्लाई करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को नाम इंक्लूड करवाने के लिए। अब जैसे ही वो पर्सन अप्लाई करेगा इंस्टीट्यूट पूछेगा उससे कि आपको कितने टाइम तक के लिए नाम इंक्लूड कराना है, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए। अगर वो लाइफ टाइम के लिए कराता है तो उसका नाम फिर डेटा बैंक में लाइफ टाइम तक के लिए इंक्लूड हो जाएगा अगर वो बाकी कंडीशन से मीट करता है तो। अब अगर वो 1 ईयर या 5 ईयर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उस केस में जब ये 1 ईयर और 5 ईयर एक्सपायर हो रहे हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर ये पर्सन रिन्यूअल एप्लीकेशन कर देता है तो इसका नाम कंटिन्यू रहेगा डेटा बैंक में। अगर वो रिन्यूअल एप्लीकेशन नहीं करता है तो उस केस में उसका नाम डेटा बैंक से रिमूव हो जाएगा। अब जैसे ही नाम डेटा बैंक में इंक्लूड हुआ था उसके 2 साल के अंदर अंदर इस पर्सन को ओपी सेट पास करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। पास कैसे करेगा? एटलीस्ट 50% मार्क्स आ जाएंगे तो हम बोल देंगे कि उसने ओपी सेट पास कर लिया।
और कोई भी लिमिट नहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगा के वो पास हो जाए, बट उसको ओपी सेट पास करना है विद इन 2 ईयर्स में। अगर उसने ओपी सेट पास कर लिया 2 साल में तो उसका नाम कंटिन्यू हो जाएगा डेटा बैंक में। अगर उसने ओपी सेट पास नहीं किया तो उस केस में उसका नाम डेटा बैंक से रिमूव हो जाएगा, बट फिर इंस्टीट्यूट एक ऑप्शन देगा, अगर डेटा बैंक से नाम रिमूव हो गया, इंस्टीट्यूट बोलेगा कि अगर आपको चाहिए तो आप हमको ₹1000 पे करो और हम आपका नाम एक सेपरेट रिस्टोर्ड कैटेगरी में डाल देंगे 1 साल के लिए, और उस 1 साल में अगर आप ओपी सेट पास कर लेते हो तो आपका नाम डेटा बैंक में कंटिन्यू हो जाएगा, और अगर वो ओपी सेट पास नहीं करते हो आप तो उस केस में आपका नाम डेटा बैंक से रिमूव हो जाएगा। और अगर आपको अभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी में तो आपको इस डेटा बैंक में नाम इंक्लूड कराना पड़ेगा, और अगर डेटा बैंक में नाम इंक्लूड कराना है तो आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। यहां तो अब हमने आपका नाम डेटा बैंक से रिमूव कर दिया, आपको अब फ्रेश एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ता है, किसी का डिक्लेरेशन कि वो अभी भी इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया से मीट कर रहा है, इस चीज का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। कहां पे? फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में, जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है एज डायरेक्टर। उसके बाद में फर्स्ट बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग हर फाइनेंशियल ईयर की, और उसके बाद में जैसे ही उसके सर्कमस्टेंस में चेंज हो रहा है जो कि अफेक्ट कर रहा है उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का स्टेटस, वैसे ही उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो अभी भी क्राइटेरिया से मीट करता है या फिर नहीं करता है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन कैसे दिया जा सकता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको रेम्यूनरेशन देना है तो अगर वो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है तो आप उसको सिटिंग फीस दे सकते हो, या फिर बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उसके कुछ खर्चे हुए होंगे तो आप उसको रिम्बर्स कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी दे सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, अगर मेंबर्स अप्रूव कर रहे हो बट आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कभी भी स्टॉक ऑप्शन तो नहीं दे सकते, मतलब ई स्टॉक तो आप कभी भी नहीं दे सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। बाकी तरीकों से आपको देना है तो आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। उसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर क्या रहता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक टर्म रहता है अप टू 5 इयर्स का, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बार अप टू 5 इयर्स तक के लिए, मतलब एक टर्म के लिए अपॉइंट हो गया तो क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है क्या? यहाँ पे बोला वो रीअपॉइंट हो सकता है, बस आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में कि मैं इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वापस रीअपॉइंट कर रहा हूँ। अब एक बार रीअपॉइंट हो गया तो क्या वो वापस रीअपॉइंट हो सकता है क्या? नहीं, वो वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकता, और जैसे ही उसका एक बार रीअपॉइंट होने के बाद में टर्म खत्म हुआ तो वो अगले 3 साल के लिए कंपनी से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं रह सकता, मतलब अगले 3 साल का उसका कूलिंग पीरियड रहने वाला है। 3 साल से एसोसिएटेड नहीं रह सकता, मतलब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बन ही नहीं सकता, साथ में वो कंपनी का एम्प्लॉय, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुछ भी नहीं बन सकता, कंपनी से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं रह सकता अगले 3 साल के लिए। अब अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव करना है अंडर सेक्शन 169, तो अगर आप जब उसको पहली बार आपने अपॉइंट किया तब अगर आपको रिमूव करना है तो आप ओआर के थ्रू, जो हम नॉर्मली सेक्शन 169 में देखते हैं वैसे आप रिमूव कर सकते हो। बट अगर आपने उस पर्सन को, उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया और आपने एसआर पास के रीअपॉइंट किया होगा, तो यहाँ पे बोला कि अगर आपको रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव करना है तो फिर आपको एसआर पास करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 169। अगर आपको रिमूव करना है उस रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो फिर तो आपको रिमूवल के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस होल्ड करेगा अप टू 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए, और एक टर्म उसका अप टू 5 ईयर्स का रहता है। उसके अंदर बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलिजिबल रहेगा रीअपॉइंटमेंट के लिए ओनली आफ्टर पासिंग एसआर एंड डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, बट जो रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो रिमूव भी केवल और केवल एसआर के थ्रू ही हो सकता है। तो उसके अंदर बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मोर देन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बाद में फिर ऑफिस होल्ड नहीं कर पाएगा, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलिजिबल रहेगा ऑफिस होल्ड करने के लिए आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स, बट वो 3 साल का उसका कूलिंग पीरियड रहेगा जिस टाइम वो कंपनी से किसी भी तरीके से किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएटेड नहीं रह सकता। इन 3 साल के बाद चाहे तो वापस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, और फिर बाद में हम देखेंगे सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? मतलब जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई ना तो जो सबसे पहले डायरेक्टर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो ओपीसी केस में बोला जो ओपीसी का इंडिविजुअल मेंबर है ना उसको ही हम मान लेंगे कि वही फर्स्ट डायरेक्टर है, और अदर कंपनीज के केस में एओए में अगर नाम दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि जो एओए में नाम है, जिनका एओए में नाम है वो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं। अगर एओए में नाम नहीं है तो इसके जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है ना, हम मान लेंगे कि वो फर्स्ट डायरेक्टर्स है, बट केवल और केवल इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स टू एमओए। अगर कॉर्पोरेट कोई कंपनी, फर्म, एलएलपी सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम की तो वो नहीं बनेंगे फर्स्ट डायरेक्टर, केवल और केवल एक इंडिविजुअल सब्सक्राइबर टू एमओए ही फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा। अब ये फर्स्ट डायरेक्टर का ऑफिस कब तक रहेगा, वो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे? अप टू फर्स्ट एजीएम। वो ऑफिस होल्ड करेंगे अप टू फर्स्ट एजीएम। उसके बाद हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर मतलब फर्स्ट डायरेक्टर के बाद जितने भी डायरेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। अब सब्सिक्वेंट डायरेक्टर तो जनरली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट होते हैं, और एक सिंगल रेजोल्यूशन से जनरली एक ही डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है।
अगर आपको चाहिए कि आपको सिंगल रेजोल्यूशन से एक से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उस केस में आपको सिंगल रेजोल्यूशन को पास करने से पहले एक प्रपोजल पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, जिस प्रपोजल के अगेंस्ट कोई भी वोट अगेंस्ट में नहीं पड़ना चाहिए। जिस प्रपोजल पे कोई भी वोट अगेंस्ट में नहीं पड़ेगा तो हम मान लेंगे कि वो प्रपोजल पास हुआ और अब आप सिंगल रेजोल्यूशन से एक से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर उस जनरल मीटिंग में हमने प्रपोजल रखा जिसमें 10 मेंबर आए, 10 मेंबर्स ने 7 ने तो 10 मेंबर्स में से 7 ने तो वोट किया फेवर में और 3 ने वोट ही नहीं किया 3 ने वोट ही नहीं किया, तो उस केस में हम क्या मानेंगे, प्रपोजल पास हुआ है या फिर प्रपोजल पास नहीं हुआ है। हम मानेंगे कि प्रपोजल पास हुआ है। हमने क्या बोला कि अगेंस्ट में कोई वोट नहीं आना चाहिए। ये 3 लोग वोट नहीं कर रहे हैं उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, 7 लोगों ने वोट फेवर में किया, जितने भी लोग वोट करें सब फेवर में वोट करना चाहिए, कोई भी वोट अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए। अगर अगेंस्ट में वोट आ गया तो प्रपोजल पास नहीं होगा। यहाँ 3 ने वोट नहीं किया तो हम मानेंगे कि प्रपोजल पास हुआ है और इस केस में कंपनी चाहे तो एक सिंगल रेजोल्यूशन से अब एक से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। अब अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया कॉन्ट्रावेंशन में, ये जो हमने ऊपर देखा कि सिंगल रेजोल्यूशन से एक से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, वो अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन में पास किया, मतलब फॉर एग्जांपल आपने प्रपोजल पास नहीं किया उसके बाद में सीधा ही आपने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो उस केस में हम मानेंगे कि रेजोल्यूशन वॉइड है। भले ही कोई पर्सन ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, हम तो मानेंगे कि जो आपने रेजोल्यूशन पास कर रहा है वो वॉइड है। अब ये रिक्वायरमेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट कि सिंगल रेजोल्यूशन से केवल सिंगल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट किस पे एप्लीकेबल नहीं है, 100% गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं, उसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी पे एप्लीकेबल नहीं और प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं अगर ये डिफॉल्ट नहीं करा इन्होंने अंडर सेक्शन 92 और 137। और जो डायरेक्टर से यहाँ अपॉइंट होंगे वो लायबल है टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एजीएम, वो एजीएम पे रिटायर बाय रोटेशन हो सकता है। अब रिटायर बाय रोटेशन क्या होता है वो हम अगले कुछ प्रोविजंस में देखेंगे। अब अगर एओए में दिया हुआ है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है ना वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अपॉइंट होना चाहिए, तो कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स है उसमें से एटलीस्ट 2/3 तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग फिर अपॉइंट होने चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या वोटिंग मेथड्स है, एक तो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दूसरा क्यूमुलेटिव वोटिंग और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मेथड जो कि इंश्योर करता है फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, जो कि फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंट करता है। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, अभी समझो कि रिलायंस में मुकेश अंबानी जी के पास में 70% शेयर कैपिटल है, 70% वोटिंग राइट है और अदर शेयर होल्डर्स के पास में 30% वोटिंग राइट है। हमने क्या देखा कि सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जनरली ओआर के थ्रू अपॉइंट होते हैं, तो अगर ओआर के थ्रू अपॉइंट हो गए तो फिर मुकेश अंबानी जी जिसको भी वोट करेंगे, जिसके फेवर में वोट करेंगे वो डायरेक्टर बन जाएगा, तो फिर तो ये अदर शेयर होल्डर्स का तो कुछ वोट का फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अदर शेयर होल्डर्स के वोट का भी फर्क पड़े, माइनॉरिटी के भी वोट का फर्क पड़े, इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाया जाता है। अभी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्यूमुलेटिव वोटिंग और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मेथड जिससे फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी हो, इनके थ्रू जो माइनॉरिटी है उनके वोट का भी फर्क पड़े, इस तरीके से वोटिंग कराई जाती है। अभी वोटिंग किस तरीके से होती है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। अभी जो प्रोविजन है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये 100% गवर्नमेंट कंपनी पे और उसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी पे एप्लीकेबल नहीं है अगर इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है अंडर सेक्शन 92 और 137। और अगर एओए में दिया हुआ है कि कोई डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होगा तो उस केस में अपॉइंटमेंट हर 3 साल में कम से कम एक बार तो होनी चाहिए, 3 साल में कम से कम एक बार तो अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होनी चाहिए। उसके बाद में अब रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा कोई और पर्सन डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हो सकता है कंपनी में, यहाँ पे बोला जो पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है या फिर कोई कंपनी का मेंबर जो कि उस पर्सन को डायरेक्टर बनाना चाहता है वो एक रिटन नोटिस देंगे कंपनी में रजिस्टर्ड ऑफिस पे कितने टाइम पहले, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग, अलॉन्ग विद डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का डिपॉजिट भी साथ में देना पड़ेगा और निधि कंपनी के इसमें डिपॉजिट रहेगा रुपीज 10,000 का। अभी जो डिपॉजिट है ये डिपॉजिट क्यों ले रहे हैं, ताकि जो सीरियसली बनना चाहते हैं ना डायरेक्टर वही लोग आए, वही लोग रिटन नोटिस दें, ऐसे कोई भी जना नहीं आ जाए कि उसको डायरेक्टर बनना है, केवल जो सीरियस लोग हैं वही डायरेक्टर बनने के लिए आए। अब डिपॉजिट किस केस में रिक्वायर्ड नहीं है, डिपॉजिट रिक्वायर्ड नहीं है अगर वो जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने आया है या फिर डायरेक्टर को रिकमेंड किया गया, वो खुद से नहीं है, उसको रिकमेंड किया नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी ने, या फिर अगर नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी नहीं है तो उस केस में बोर्ड डायरेक्टर ने उस पर्सन को रिकमेंड किया। अब उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने क्या देखा कि कंपनी के पास में एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग नोटिस पहुंच जाना चाहिए उस पर्सन की कैंडिडेचर का। अब यहाँ पे क्या बोला, कंपनी को अपने मेंबर्स को एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मीटिंग नोटिस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मीटिंग कैसे नोटिस देंगे, एक तो आपको नोटिस डालना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे, दूसरा आपको नोटिस सर्व करना पड़ेगा सारे मेंबर्स को नोटिस सर्व करना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो सर्विंग नोटिस टू ऑल मेंबर्स की जगह पे आप एडवर्टाइज कर सकते हो इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में, बट आपको वेबसाइट पे तो प्लेस करना ही पड़ेगा। हम ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं केवल और केवल सर्विंग नोटिस टू ऑल मेंबर्स की जगह पे आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में, बट आपको आपकी वेबसाइट पे तो प्लेस करना ही पड़ेगा।
अब डिपॉजिट किन केस में रिफंड किया जा सकता है? अगर वो पर्सन इलेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है एज डायरेक्टर, या फिर उसको वोट्स मिलते हैं मोर देन 25%, तो उस केस में उस पर्सन को डिपॉजिट रिफंड कर दिया जाएगा। अगर वोट्स मिलते हैं लेस देन इक्वल टू 25%, तो उस केस में उसका जो रिफंड, उसका जो डिपॉजिट है वो हो जाएगा फोरफीट। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फोरफीट। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया, यहाँ पे बोला सेक्शन 8 कंपनी के केस में अगर सेक्शन 8 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो वो उस डिपॉजिट को फोरफीट भी कर सकते हैं या फिर रिफंड भी कर सकते हैं, इवन इफ अगर 25% या फिर उससे कम वोट्स आए हैं उस पर्सन को, या फिर 25% या फिर उससे कम वोट्स आए हैं उस पर्सन को, तो वो चाहे तो फोरफीट कर देंगे, चाहे तो वो रिफंड कर देंगे, उनकी मर्जी है सेक्शन 8 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। अभी प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल नहीं? एप्लीकेबल नहीं 100% गवर्नमेंट कंपनी पे, उसकी सब्सिडरी पे, प्राइवेट कंपनी पे, और ऐसी सेक्शन 8 कंपनी पे जिसका एओए बोलता है कि उसके डायरेक्टर्स इलेक्ट होंगे बाय पोस्टल बैलेट, अगर उन्होंने डिफॉल्ट नहीं करी अंडर सेक्शन 92 एंड 137। उसके बाद हम देखेंगे रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। यहाँ पे क्या बोला, जो पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, जो पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, उसको एक रिटन कंसेंट देना पड़ेगा ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट। और रिटन कंसेंट में क्या देना पड़ेगा कि मैं कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, फॉर्म DIR 2 में, फॉर्म DIR 2 में किसको देना पड़ेगा? कंपनी को ये रिटन कंसेंट देना पड़ेगा। और फिर कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर्म DIR 12 में ये कंसेंट फाइल करेगी रजिस्ट्रार के साथ में। अब अगर जो पर्सन जो अपॉइंट हुआ है डायरेक्टर, वो अगर किसी ऐसी कंट्री का नेशनल है जो कि इंडिया के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, या फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, कोई भी ऐसी कंट्री जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ में, अगर ऐसी किसी कंट्री का नेशनल है तो उस केस में उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, और ये सिक्योरिटी क्लियरेंस भी फाइल करना पड़ेगा फिर कंपनी को, और फिर कंपनी को फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। अभी जो प्रोविजन है किस पे एप्लीकेबल नहीं? एप्लीकेबल नहीं गवर्नमेंट कंपनी पे और सेक्शन 8 कंपनी पे जिसने डिफॉल्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 92 एंड 137। अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट किस पे एप्लीकेबल है? केवल और केवल लिस्टेड कंपनी पे। अब लिस्टेड कंपनी कब स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करेगी? या तो अगर उसको खुद से लग रहा है सुओ मोटो, या फिर अगर उसको नोटिस रिसीव हुआ है एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयरहोल्डर्स, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर्स, whichever is lower, इतने नंबर ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर्स से अगर उसको नोटिस रिसीव हुआ है तो उस केस में लिस्टेड कंपनी चाहे तो वो अपॉइंट कर सकती है स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर, अगर वो चाहे तो अपॉइंट नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि अगर नोटिस दे दिया तो फिर मैंडेटरी हो गया लिस्टेड कंपनी पे, अगर नोटिस दे दिया तो भी लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा है मे मतलब लिस्टेड कंपनी के ऊपर है, वो चाहे तो अपॉइंट करेगी स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर, वो चाहे तो नहीं करेगी। अभी जो नोटिस है ना, जो 1000 स्मॉल शेयरहोल्डर्स या फिर 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयरहोल्डर्स व्हिचएवर इज लोअर, ये जो नोटिस दे रहे हैं ये उनको एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग देना पड़ेगा, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग देना पड़ेगा। और इस नोटिस में क्या लिखना पड़ेगा कि उनका इंटेंशन है, वो चाहते हैं कि एक पर्सन स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर बने, ये पर्सन स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर बने, और साथ में वो उस नोटिस में स्पेसिफाई करेंगे क्या, एक तो उसका नाम, एड्रेस, शेयर्स कितने होल्ड कर रखे और फोलियो नंबर किस किस लोगों का, एक तो जो स्मॉल शेयरहोल्डर्स ये नोटिस दे रहे हैं उनका, और जिस पर्सन को स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं उसका, देमसेल्व्स एंड स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर। यहाँ पे क्या बोला, उस नोटिस में उनको इंटेंशन देना पड़ेगा कि वो उस पर्सन को स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, और साथ में नाम, एड्रेस, शेयर कितने होल्ड कर रखे और फोलियो नंबर खुद का और जिस पर्सन को स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं उसका। और स्मॉल शेयरहोल्डर कौन होता है? स्मॉल शेयरहोल्डर मतलब ऐसा पर्सन जो कि शेयर्स होल्ड कर रहा है ऑफ नॉमिनल वैल्यू अप टू ₹20,000, जो कि शेयर्स होल्ड कर रहा है नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज अप टू ₹20,000। अब ये जो स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर है वो क्या खुद भी एक स्मॉल शेयरहोल्डर होना चाहिए क्या? यहाँ पे ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, वो स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर या तो स्मॉल शेयरहोल्डर है या फिर स्मॉल शेयरहोल्डर नहीं है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर है ना, वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। इसका मतलब उसको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के देखे सेक्शन 149 में, वो स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर को भी मीट करने पड़ेंगे। अब स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग। बट स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर का टर्म कितना रहता है? 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, और जैसे ही 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स खत्म हुए वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब उसका टर्म 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद में वो तीन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए उसका फिर कूलिंग पीरियड चलेगा, मतलब अगले 3 साल तक वो किसी भी तरीके से कंपनी से किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएटेड नहीं रह सकता। कंपनी SSD cannot be appointed with company in any capacity for 3 years from date on which he ceases to hold office as small shareholder director in company cooling period। उसके बाद में क्या बोला, एक पर्सन एक टाइम पे मैक्सिमम 2 कंपनीज में ही स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर बन सकता है, और जो 2 कंपनीज में स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर बनेगा ना, वो 2 कंपनीज भी आपस में कंपीटिंग और कंफ्लिक्टिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, वो 2 कंपनीज भी कंपीटिंग और कंफ्लिक्टिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं एडिशनल डायरेक्टर की प्रोविजन। एडिशनल डायरेक्टर में क्या बोला है? एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है? एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
कब? केवल और केवल अगर उनको ऑथराइजेशन मिला हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, उसी केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं किसको? एडिशनल डायरेक्टर को। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट क्यों होता है? अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स की वजह से। अब समझो अगर कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है 4 महीने बाद में, तो कंपनी 4 महीने तक थोड़ी वेट करेगी किसी डायरेक्टर को, अगर उनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसको। तो यहाँ पे बोला कि अगर उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसी डायरेक्टर की, तो वो हाथों हाथ एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। बट हमको फिर बताया कि कौन लोग एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकते। एक तो वो पर्सन जो जनरल मीटिंग में डायरेक्टर बनने से फेल हो गया था, वो पर्सन एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता, और रिटायरिंग डायरेक्टर भी एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। एडिशनल डायरेक्टर की टर्म क्या रहेगी? वो कितने टाइम तक ऑफिस होल्ड करेगा? नेक्स्ट एजीएम तक, या फिर लास्ट डेट जब तक एजीएम हो जानी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट एजीएम पे इतना फोकस क्यों किया है? क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या बोला, अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स की वजह से हमने एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया। अब आप एजीएम में जो भी आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लो। अब अर्जेंट रिक्वायरमेंट जो भी थी, अर्जेंट रिक्वायरमेंट में आपने क्यों अपॉइंट किया? क्योंकि जनरल मीटिंग कुछ टाइम बाद में हो रही थी, अब एजीएम हो गई, अब आपको जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए अब आप अपॉइंट कर लो, और जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुए वो अपना ऑफिस छोड़ देंगे नेक्स्ट एजीएम तक, या फिर लास्ट डेट जब तक एजीएम हो जानी चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कब अपॉइंट कर सकते हैं? अगर उनको ऑथराइजेशन मिला हुआ है एओए से या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। अब कौन से केस में ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होता है? अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, तो उस केस में उस पर्सन की जगह पे किसी और पर्सन को लेके आ सकता है एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। और ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, ना कि वो पर्सन जो कि इंडिया के बाहर जा रहा है। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। अब वो जो पर्सन जो इंडिया के बाहर जा रहा है वो अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर उसकी सीट पे आ रहा है वो भी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। उसके बाद में क्या बोला? कौन पर्सन ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता? ऐसा पर्सन जो कि किसी और पर्सन की ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, या फिर वो पर्सन ऑलरेडी डायरेक्टर है कंपनी में, वो पर्सन ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता कंपनी में। अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस कब तक वो होल्ड करेंगे? या फिर तो जैसे ही वो पर्सन इंडिया में आ गया वैसे ही उनका टर्म खत्म हो जाएगा, या फिर उन पर्सन का, ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म खत्म हो गया, उनका टर्म का एक्सपायरी हो गया, विच एवर इज अर्लियर। जैसे ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आ गया या फिर उन ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म खत्म हो गया, विच एवर इज अर्लियर। अब ऑटोमेटिक या फिर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रोविजन केवल और केवल ओरिजिनल डायरेक्टर पे लगता है। जो यहाँ पे हमने ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया ना, उस पर नहीं लगेगा। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट वाला प्रोविजन केवल और केवल ओरिजिनल डायरेक्टर पे लगता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे नहीं लगता है। अब हम देखते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। कब अपॉइंट करेंगे? अगर एओए से उनके पास ऑथराइजेशन है तो वो नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, अगर उनको नॉमिनेट किया गया है एक इंस्टीट्यूशन ने लॉ और एग्रीमेंट के अंडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन दे रखा है कंपनी को, तो बैंक उस एग्रीमेंट में ये भी लिख रही है कि मैं अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर, अपना एक ऑफिसर एज नॉमिनी डायरेक्टर आपकी कंपनी में अपॉइंट करूंगी। तो उस केस में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है कंपनी में, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एओए के थ्रू ऑथराइजेशन है तो। उसके अलावा गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर। उसके बाद हम देखते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी कब अराइज होती है? कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है अगर कोई डायरेक्टर जो कि जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, अगर वो अपना टर्म खत्म होने से पहले ऑफिस छोड़ देता है, ऑफिस विकेट कर देता है, तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है। कैसे छोड़ देता है, कैसे विकेट कर देता है? या फिर तो फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो गई या रेजिग्नेशन हो गया, या फिर उसको रिमूव कर दिया किसी भी रीजन की वजह से, अगर उसके सीट पे वैकेंसी जाती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, कौन से डायरेक्टर की? जिसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया, तो हम बोलेंगे कि कैजुअल वैकेंसी है। यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी है। अब कैजुअल वैकेंसी फिल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे। और फिर जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे उसके बाद में जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग हो रही है उसमें आपको शेड्यूलर से भी अप्रूव कराना पड़ेगा, मेंबर से भी आपको अप्रूव कराना पड़ेगा कि हमने इस पर्सन को एज कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट किया। बट जब बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे ना कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को, अगर एओए में कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से अपॉइंट करना है, तो हमको एओए को भी फॉलो करना पड़ेगा। उस केस में हमको एओए को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब जो पर्सन अपॉइंट हुआ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर में, तो अब उस पर्सन का टर्म क्या रहेगा? जितना उस ओरिजिनल डायरेक्टर का जो पर्सन निकला जिसकी जगह पे वो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, जितना उस पर्सन का टर्म बाकी था उतना ही टर्म इस कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का रहेगा। Person appointed shall hold office up to date original director would have held office if it had not been vacated। अब कौन से केसेस में कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी? अब समझो कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, अब अगर किसी रीजन की वजह से ये भी अपने टर्म से पहले ही निकल जाता है, विकेट कर देता है, तो उस केस में क्या इसकी सीट पे हम बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी? नहीं, इसकी सीट पे कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर की सीट पे कैजुअल वैकेंसी? क्योंकि हमने क्या बोला, कैजुअल वैकेंसी तभी होगी अगर डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है, तभी कैजुअल वैकेंसी होगी। और जो कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर था ये बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ ओरिजिनली, भले ही आपने बाद में शेयर होल्डर से मेंबर से अप्रूव करा है, बट ओरिजिनली अपॉइंट हुआ था बोर्ड मीटिंग में,
तो इसकी सीट पे कभी भी कैजुअल वैकेंसी नहीं हो सकती। क्या बोला, अगर कोई डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट हुआ, अगर कोई डायरेक्टर कोई पर्सन कैजुअल वैकेंसी में एज डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, अब वो अगर अपना ऑफिस छोड़ के चल जाता है तो उसकी सीट पे कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट, अगर कोई डायरेक्टर कोई पर्सन जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो गया एज डायरेक्टर बट वो कंपनी ज्वाइन करने से पहले ही मना कर रहा है कि मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करने वाला, तो उसको भी हम कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एक पर्सन के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। सबसे पहला डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर किसी पर्सन को डायरेक्टर बनना है तो उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। दूसरा, एक पर्सन जिसके पास एक डिन है वो ऑब्टेन नहीं कर सकता और ना ही उसके पास हो सकता है अनदर डिन। ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन नंबर 155। उसके बाद हमको क्या बोला कि अगर कंपनी कोई भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन या पर्टिकुलर फाइल करे जो कि रिलेट करता है डायरेक्टर से, तो उस केस में उस रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर में कंपनी को या पर्सन को डिन भी मेंशन करना पड़ेगा उस डायरेक्टर का। उसके बाद में हमको बोला, आपने ये तो बोला सर कि अब उस पर्सन के पास में अगर डायरेक्टर बनना है तो डिन होना चाहिए। अब डिन मिलेगा कैसे, वो पर्सन अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म DIR3 में फीस के साथ में। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 1 मंथ लगता है कि एप्लीकेशन कंप्लीट है तो वो डिन अलॉट कर देगा जो कि वैलिड रहेगा लाइफ टाइम तक। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एप्लीकेशन में कोई भी डिफेक्ट है या फिर कोई भी इनकम्प्लीटनेस है तो वो उस पर्सन को इंटीमेट करेगा कि पर्सन आपकी एप्लीकेशन में डिफेक्ट या फिर इनकम्प्लीटनेस उसको प्लीज आप रेक्टिफाई कर लो। कैसे इंटीमेट करेगा, एक तो खुद की वेबसाइट पे प्लेस करेगा और दूसरा उस पर्सन को ईमेल करेगा। अब जैसे ही इंटीमेट करा सीजी ने, उसके 15 डेज के अंदर अंदर अगर वो पर्सन रेक्टिफाई कर लेता है तो उस केस में डिन अलॉट हो जाएगा जो कि वैलिड रहेगा लाइफ टाइम तक। अगर वो रेक्टिफाई नहीं करता है तो उस केस में सीजी उस एप्लीकेशन को इनवैलिड मान के रिजेक्ट कर देगा और एप्लीकेंट को बोलेगा एक फ्रेश एप्लीकेशन करने के लिए। और उसके बाद में बोलेगा कि आपने जो पहले वाले एप्लीकेशन के साथ में जो फीस पे करी थी ना, अब आप मान लेना वो फीस हो गई है फॉरफीट, क्योंकि हम ना उस फीस को रिफंड करने वाले हैं और ना ही उसको एडजस्ट करने वाले न्यू एप्लीकेशन के केस में। फीस ऑलरेडी पेड विल नॉट बी रिफंडेड और एडजस्टेड विद न्यू एप्लीकेशन। उसके बाद में क्या बोला, अब अगर जैसे ही डिन अलॉट हुआ, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन प्रोविजन की। इसमें क्या बोला, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो डायरेक्टर्स थे, कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट होते उनको भी डिन की रिक्वायरमेंट हुई होगी। तो अब वो उनको जैसे ही वो डिन मिल रहा है उनको विद इन वन मंथ कंपनीज को इंटीमेट करना पड़ेगा उनका डिन, जैसे उनको डिन मिलेगा। और ये है सेक्शन नंबर 156। अब जैसे ही सेक्शन 156 में कंपनीज को डिन मिल रहा है, उनको रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ेगा विद इन 15 डेज फॉर्म DIR3C में। किसको, रजिस्ट्रार को वो सारे डिन नंबर्स इंटीमेट करने पड़ेंगे। अगर कंपनी इंटीमेट नहीं करती है तो उस केस में कंपनी और उसके जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी ₹25,000 प्लस ₹100 पर डे की इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर। एंड मैक्सिमम ये पेनल्टी रहेगी ₹1 लाख की। मैक्सिमम आप किसी भी केस में ₹1 लाख तक की पेनल्टी उनसे ले सकते हो। अब अगर वो जो कंपनी है वो न्यू कंपनी है और वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अगर स्पाइस फॉर्म फाइल करी, मतलब INC 32 फॉर्म फाइल कर रही है, तो उनको एक ऑप्शन दिया कि अगर आपको चाहिए तो आप मैक्सिमम 3 लोगों का नाम लिख सकते हो, मैक्सिमम 3 लोगों का नाम दे सकते हो और उन लोगों को हम INC 32 फॉर्म यानी स्पाइस फॉर्म के बेसिस पे ही डिन अलॉट कर देंगे। उनको अलग से सीजी को एप्लीकेशन नहीं करनी पड़ेगी डिन के लिए, हम उन 3 लोगों को इसी एप्लीकेशन के बेसिस पे डिन अलॉट कर देंगे। उसके बाद में बोला कि अगर डायरेक्टर ने जब एप्लीकेशन दी थी सीजी को फॉर्म DIR3 में, अब इस फॉर्म DIR3 में जो भी पर्टिकुलर्स थे, अगर इनमें कोई भी चेंज हुआ है तो फिर डायरेक्टर को इंटीमेट करना पड़ेगा इन पर्टिकुलर्स के बारे में। किसको, एक तो कंपनी को विद इन 15 डेज और सीजी को DIR6 में विद इन 30 डेज। अगर डायरेक्टर के डिन वाले पर्टिकुलर्स में कोई भी चेंज होता है तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कंपनी को विद इन 15 डेज और सीजी को फॉर्म DIR6 में विद इन 30 डेज। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या डिन कैंसिल हो सकता है या फिर सरेंडर हो सकता है या फिर डीएक्टिवेट हो सकता है या फिर वापस रीएक्टिवेट हो सकता है क्या। यहाँ पे हमको बोला है कि सीजी या फिर रीजनल डायरेक्टर कैंसिल या डीएक्टिवेट कर सकता है डिन इन केसेस में। कौन से केसेस में, अगर डिन डुप्लीकेट है उस केस में वो कैंसिल या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बट जो कैंसिल या डीएक्टिवेट हो रहा है ना, उन सारे डिन का डेटा मर्ज हो जाएगा, सारे डिन का डेटा एक दिन में मर्ज हो जाएगा। बोथ डिन शैल बी मर्ज। या फिर अगर उस पर्सन ने फ्रॉडलेंट मींस या फिर रॉन्गफुल मैनर से डिन लिया था तो उस केस में कैंसिल डीएक्टिवेट हो सकता है। या फिर अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया या फिर अगर वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, फिर अगर उस पर्सन की डेथ हो गई तो भी उसका डिन कैंसिल या फिर डीएक्टिवेट हो सकता है। अब हम देखते हैं सरेंडर का प्रोविजन। सरेंडर में क्या बोला है कि एक पर्सन भी सरेंडर के लिए सीजी और रीजनल डायरेक्टर को बोल सकता है कि सीजी और रीजनल डायरेक्टर मैं अपना डिन सरेंडर कर रहा हूं, आप प्लीज मेरा डिन कैंसिल या फिर डीएक्टिवेट कर दो। वो सरेंडर कैसे करेगा, वो एप्लीकेशन करेगा फॉर्म DIR5 में और साथ में एक डिक्लेरेशन देगा कि वो कभी भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ किसी भी कंपनी में और ना ही कभी उसका डिन काम में आया। ये डिक्लेरेशन देगा उस एप्लीकेशन के साथ में सीजी और रीजनल डायरेक्टर को। या फिर अगर उस पर्सन ने अपने पर्टिकुलर्स इंटीमेट नहीं करे ई फॉर्म DIR3 KYC में तो उस केस में भी उसका सीजी और रीजनल डायरेक्टर डिन कैंसिल या डीएक्टिवेट कर सकते हैं।
अब जो डिन डीएक्टिवेट हो गया वो रीएक्टिवेट हो सकता है क्या? बिल्कुल वो रीएक्टिवेट हो सकता है अगर ई फॉर्म DIR3 आप फाइल कर रहे हो अलॉन्ग विद फीस के साथ में अगर ई फॉर्म DIR3 फाइल हो रहा है तो उस केस में वो डीएक्टिवेटेड एंड रीएक्टिवेट हो सकता है। अब अगर सेक्शन 152 या फिर सेक्शन 155 या फिर सेक्शन 156 में कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन करते हैं इंडिविजुअल डायरेक्टर तो उस केस में उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अभी सेक्शन 152 क्या था? सेक्शन 152 था जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा या फिर जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर है वो जनरली ओआर के थ्रू अपॉइंट होता है, ये था सेक्शन 152। सेक्शन 155 क्या था? सेक्शन 155 में हमने देखा कि अगर किसी पर्सन के पास दिन है तो वो ऑब्टेन नहीं या फिर पोजेस नहीं कर सकता अनदर दिन। सेक्शन 156 क्या था कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को इंटीमेट करना पड़ेगा उनका दिन विद इन 1 मंथ कंपनीज को इंटीमेट करना पड़ेगा दिन। अब अगर इंडिविजुअल डायरेक्टर इसमें डिफॉल्ट करते हैं तो उस केस में उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी ₹50,000 की, और अगर एक कंटिन्यूइंग फेलियर तो उस केस में ₹500 पर डे की, ₹500 पर डे की। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में हमको क्या बोला कि एक पर्सन एक टाइम पे मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर रह सकता है। डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप मैक्सिमम 20 कंपनीज में वो डायरेक्टर रह सकता है, और उन 20 कंपनीज में भी मैक्सिमम 10 कंपनीज ऐसी हो सकती है जो कि पब्लिक कंपनी है या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन 8 कंपनीज लिमिट में इंक्लूड होगा क्या? अगर सेक्शन 8 कंपनी डिफॉल्ट किया अंडर सेक्शन 92 या फिर 137 तो उस केस में वो इस लिमिट में इंक्लूड हो जाएगा 20 कंपनीज की। और अगर उसने लिमिट में अगर उसने डिफॉल्ट नहीं किया तो उस केस में वो लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा। डोरमेंट कंपनी तो कभी भी लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा। अब उसके बाद मैंने देखा अगर किसी कंपनी को चाहिए कि उसका डायरेक्टर 20 कंपनीज में भी डायरेक्टर नहीं बने, वो थोड़ी कम नंबर ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर बने ताकि उसका ज्यादा ध्यान हमारी कंपनी पे रहे, तो उस केस में वो कंपनी चाहे तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उस डायरेक्टर को बोल सकती है कि तू अब कम नंबर ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर बनेगा। स्पेसिफाई कर सकती है कितनी नंबर ऑफ कंपनीज में वो डायरेक्टर बन सकता है, 20 कंपनीज से कितनी कम नंबर ऑफ कंपनीज में वो डायरेक्टर बन सकता है। कैन स्पेसिफाई लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच इट्स डायरेक्टर कैन एक्ट एज डायरेक्टर्स। अब अगर वो जो पर्सन है वो एक्सेप्ट करता है डायरेक्टरशिप कॉन्ट्रावेंशन, मतलब अगर वो 20 की लिमिट एक्सीड कर जाता है या फिर 10 की लिमिट एक्सीड कर जाता है या फिर किसी भी कॉन्ट्रावेंशन में वो डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट करता है, तो उस केस में उसको पेनल्टी लगेगी ₹2,000 पर डे की, ₹2,000 पर डे की। और ₹2,000 पर डे भी मिल के भी मैक्सिमम आप ₹2 लाख तक की पेनल्टी ले सकते हो उस पर्सन से। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था कि एक पर्सन है राम, वो डायरेक्टर है 9 प्राइवेट कंपनीज में, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है पब्लिक कंपनी की, और उसके अलावा ऐसी 3 प्राइवेट कंपनी में जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी की। उसके अलावा राम डायरेक्टर है 3 पब्लिक कंपनीज में, एक ऐसी पब्लिक कंपनी में जिसने डिफॉल्ट किया अंडर सेक्शन 92 या फिर 137, और एक ऐसी सेक्शन 8 कंपनी ने जिसने डिफॉल्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 92 और 137, और जो दोनों सेक्शन 8 कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है। उसके बाद में राम डायरेक्टर एक गवर्नमेंट कंपनी में और ऑल्टरनेट डायरेक्टर है 2 पब्लिक कंपनी में। अब आप मेरे को सेक्शन 165 के अकॉर्डिंग बताओ कि कितने नंबर ऑफ कंपनीज में पर्सन डायरेक्टर है, कितने नंबर ऑफ कंपनीज में पर्सन डायरेक्टर है। एक तो ये 9 प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टर है, दूसरा ये 3 प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टर है जो कि होल्डिंग है सब्सिडरी है, उसके बाद ये 3 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर है, एक सेक्शन 8 कंपनी में भी डायरेक्टर है क्योंकि इसने डिफॉल्ट किया है। अब इस दूसरी सेक्शन 8 कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया तो हम इसको लिमिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, डोरमेंट कंपनी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो कितना आया? 9 + 3 + 3 + 1 + 2 टोटल 18 कंपनीज है वो सेक्शन 165 के हिसाब से डायरेक्टर है। अब ऐसी कितनी कंपनीज है जो कि या तो पब्लिक कंपनी है या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी, क्योंकि हमको उसकी भी लिमिट देखनी पड़ेगी, उसकी भी लिमिट हमारे पास 10 है। तो हम ऐसी कितनी कंपनीज हैं? एक तो ये 3 प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी पब्लिक कंपनी की, एक ये 3 पब्लिक कंपनीज, एक ये सेक्शन 8 कंपनी क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी भी पब्लिक कंपनी है और उसने डिफॉल्ट किया है, उसके अलावा ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो 2 पब्लिक कंपनीज में। तो टोटल कितनी ऐसी कंपनीज हो गई? 3 + 3 + 1 + 2 टोटल 9 कंपनीज हो गई जो कि पब्लिक कंपनी या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। अब इस राम के पास में ऑफर है और कंपनीज को एज डायरेक्टर ज्वाइन करने के लिए। किस में ऑफर है? 3 प्राइवेट कंपनीज में ऑफर है जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। क्या वो इन 3 प्राइवेट कंपनीज में ज्वाइन कर सकता है क्या? हमने यहाँ पे क्या देखा, वो 18 कंपनीज में ऑलरेडी डायरेक्टर है, अब वो मैक्सिमम 2 और कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, 2 और कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। तो ये तीनों की तीनों प्राइवेट कंपनीज का तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब उसके बाद में 3 प्राइवेट कंपनीज है जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है पब्लिक कंपनी की, तो क्या इनमें वो डायरेक्टर बन सकता है क्या? नहीं, 3 प्राइवेट कंपनी में वापस वो डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि उसके में फिर लिमिट एक्सीड हो जाएगी। अब वो 2 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है क्या? हमने यहां पे तो देखा कि 2 पब्लिक कंपनीज में 2 कंपनीज में अपॉइंट हो सकता है वो डायरेक्टर, बट यहां पे इस कंडीशन में क्या बोला है कि मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती है या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है, तो ऐसी एक और कंपनी में वो डायरेक्टर बन सकता है।
तो दो पब्लिक कंपनी का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब वो क्या दो प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है उसमें ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है क्या? हाँ, उसमें ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उस केस में यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 9 ही रहेगा, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड नहीं होने वाला, तो उसमें वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। अब वो एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है पब्लिक कंपनी की, उसमें अपॉइंट हो सकता है क्या? एज डायरेक्टर ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है क्या? हाँ, उसमें भी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उस केस में यहाँ पे 20 कंपनी हो जाएगा और यहाँ पे 10 कंपनी हो जाएगा, जो कि लिमिट से एक्सीड नहीं कर रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे क्या बोला? डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि एक पर्सन अब किसी नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। वेकेशन का मतलब होता है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में, जिसका एग्जिस्टिंग कंपनी में वो डायरेक्टर है, उस एग्जिस्टिंग कंपनी से निकलना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब वो किसी नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। एक पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता एज डायरेक्टर, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड है। किन केसेस में डिस्क्वालिफाइड होगा? अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा है सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 से, मतलब उसके पास अगर डिन नहीं है, या फिर अगर वो अनसाउंड माइंड का है, या फिर अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर उसने इंसॉल्वेंट के लिए एप्लीकेशन कर रखी है एनसीएलटी को और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। इन तीनों केसेस में तो उसको अपना ऑफिस वेकेट भी करना पड़ेगा, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनीज में ना उसमें भी उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। अगर डिन नहीं है तो हमने देखा था डिन होना चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, तो उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। अगर वो अनसाउंड माइंड का हो गया तो उस केस में भी उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, या फिर वो अनडिस्चार्ज इन्वॉल्वमेंट है या फिर उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उस केस में भी उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। अब हम वापस बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा है सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 से, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से, मतलब वो 20 कंपनीज या फिर 10 कंपनीज वाले लिमिट में डायरेक्टर बना हुआ है, अब वो एक और एडिशनल कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, एक और एडिशनल कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनीज में जिसमें वो डायरेक्टर उसमें कंटिन्यू कर सकता है, बट किसी नई कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए वो डिस्क्वालिफाइड। अब उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि अगर वो जो पर्सन है उसने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं और उस कंपनी के शेयर्स पे कॉल्स पे नहीं करे हैं, उसने लास्ट 6 मंथ से उसको कॉल्स नहीं पे करे हुए 6 मंथ्स हो गए, तो वो जो पर्सन है वो इस कंपनी में जिसके उसके पास शेयर्स हैं उस कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। उसके बाद में अगर कोर्ट या एनसीएलटी ने उसको ऑर्डर करा हुआ है कि वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है टू बी डायरेक्टर, तो उस केस में वो पर्सन के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। या फिर अगर उसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया गया है और जेल की सजा सुनाई है, इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई है ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ, अब अगर उसकी जब से जेल की सजा खत्म हुई उसके बाद में अगर 5 इयर्स निकल गए, उसकी जेल की सजा खत्म होने के बाद में 5 इयर्स निकल गए, तो उस केस में वो उसके बाद वापस फिर एलिजिबल हो जाएगा डायरेक्टर बनने के लिए, उसके बाद में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगी। बट अगर कोर्ट ने कन्विक्ट किया और उसको इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई ऑफ एटलीस्ट 7 इयर्स, मतलब उसने कोई बड़ा क्राइम किया है, तो उस केस में तो वो पर्सन फिर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, उस केस के बाद वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। या फिर अगर वो पर्सन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई ऑफेंस करता है अंडर सेक्शन 188 लास्ट 5 इयर्स में, तो उस केस में वो पर्सन भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर उसको ऑफेंस करे हुए 5 साल हो गए तो वो 5 साल बाद में उसके ऊपर से डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगी, फिर उसके बाद में वापस वो डायरेक्टर बन सकता है। अब जो डिस्क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस करी 6, 7 और 8 में, 6 में कौन सा डिस्कस करी? 6 में बोला कि कोर्ट और एनसीएलटी ऑर्डर करेंगे उस पर्सन के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। 7 में देखा कि कोर्ट कन्विक्ट करेगा और इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाएगा, और 8 हमने देखा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ऑफेंस। अब अगर 6, 7 और 8 में वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है और अगर वो इसके खिलाफ अपील भी रेज कर रहा है ना, तो अगर वो अपील भी रेज कर रहा है तो भी वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसने अपील रेज कर दी तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं रहेगा, अपील रेज कर दी तो भी वो डिस्क्वालीफाइड ही रहेगा, मतलब वो किसी और नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता अभी जब तक अपील चल रही है। उसके बाद में अगर कंपनी ने लास्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, या फिर उसने अपने डिपॉजिट रीपे नहीं करे, या फिर डिबेंचर रिडीम नहीं करे, या फिर उन पर इंटरेस्ट पे नहीं करा, या फिर डिक्लेयर डिविडेंड पे नहीं करा 1 साल या फिर उससे ज्यादा के लिए, तो उस केस में उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स अगले 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में अपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, और उसके साथ ही वो उस कंपनी में जिसने डिफॉल्ट किया है उसमें रीअपॉइंट भी नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा वो जितनी भी कंपनी में डायरेक्टर है ना अभी, उन कंपनी से भी उसको ऑफिस विकेट करना पड़ेगा। बट जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया उस कंपनी का वो जितना टर्म बाकी है उतना खत्म करके रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, हाथों हाथ विकेट नहीं करना है, वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, जितना टर्म बाकी उतना कंप्लीट कर सकते हैं। सच डायरेक्टर शैल विकेट हिज ऑफिस एज डायरेक्टर इन ऑल कंपनीज एक्सेप्ट कंपनी इन डिफॉल्ट। हमने यहाँ पे एग्जांपल से देखा था कि एक पर्सन है आयुष, वो 3 कंपनीज में डायरेक्टर है, एक रमन लिमिटेड में, एक आदित्य बिरला में और एक रिलायंस लिमिटेड में। रमन लिमिटेड ने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए, तो इस केस में इस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स क्या होंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी में अपॉइंट होने के लिए। उसके अलावा इस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, मतलब रमन लिमिटेड में रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, जितना टर्म बाकी उतना कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके अलावा जितनी भी कंपनी में वो डायरेक्टर है, मतलब आदित्य बिरला और रिलायंस लिमिटेड, उनसे उनको ऑफिस
वेकेट करना पड़ेगा, उससे ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। मतलब अगर उसके पास ऑफर है टाटा लिमिटेड ज्वाइन करने का तो वो टाटा लिमिटेड डायरेक्टर की तरह ज्वाइन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड है अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाइड है। उसके बाद में हमने देखा कि अगर वो कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया है अगर वो किसी नए पर्सन को अपॉइंट करती है तो उस नए पर्सन पे अगले 6 महीने के लिए कोई भी डिफॉल्ट नहीं लगेगी। बट अगर कंपनी की डिफॉल्ट 6 महीने बाद तक भी चल रही है तो उस केस में उस पर्सन के ऊपर, जिस नया न्यू अपॉइंट हुआ है उस पर्सन के ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशंस और सारी ये जो डिफॉल्ट है वो आ जाएगी। ये ऐसा क्यों करा होगा? क्योंकि उस नए पर्सन को अपॉइंट किया है, क्यों अपॉइंट किया? ताकि वो कंपनी की डिफॉल्ट को सही कर पाए। अगर वो कंपनी की डिफॉल्ट को 6 महीने में सही कर देता है तो उस केस में उस पर्सन के ऊपर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगी। बट अगर वो सही नहीं कर पाता है तो 6 महीने बाद में उसके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी। अब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर जिसने डिफॉल्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 92 एंड 137। अब प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी नहीं है पब्लिक कंपनी की, वो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एओए के थ्रू। मतलब वो एओए में लिख के एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि 164 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो एप्लीकेबल है और साथ में हम जो एओए में डिस्क्वालिफिकेशन दे रहे हैं वो भी एप्लीकेबल। अगर कोई पर्सन में फॉलो कर रहा है तो वो हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। और हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर को क्या क्या ड्यूटीज फॉलो करनी पड़ेगी। डायरेक्टर को एओए के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, गुड फेथ में काम करना पड़ेगा और इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, उसके एम्प्लॉइज, उसके शेयर होल्डर्स, उसकी कम्युनिटी और उसके इन्वायरमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा। उसके अलावा डायरेक्टर को उसकी ड्यूटीज करनी पड़ेगी ड्यू एंड रीजनेबल केयर के साथ में। किसी ऐसे इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है जो कि कंफ्लिक्टिंग है कंपनी के इंटरेस्ट से। उसके अलावा अनड्यू गेन या फिर एडवांटेज नहीं लेना और ना ही अपने रिलेटिव को अनड्यू गेन या एडवांटेज दिलाना है। अनड्यू गेन या एडवांटेज मतलब कि कंपनी के लॉस में मैं खुद का फायदा कर रहा हूं, उसको हम बोलेंगे अनड्यू गेन एंड एडवांटेज। ना ही उसको अपना ऑफिस असाइन करना, मतलब लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने उस पर विश्वास करके उसको डायरेक्टर बनाया, अब वो अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं कर सकता कि मेरी सारी ड्यूटीज आप संभालो। यहाँ पे क्या बोला, वो अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता। उसके अलावा उसको अपनी सारी बाकी ड्यूटीज भी करनी पड़ेगी, जैसे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना, मीटिंग्स कन्वीन कराना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करना, एक्सेट्रा। अब अगर कोई डायरेक्टर इन प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करता, मतलब वो अपनी ड्यूटीज से कंप्लाई नहीं करता है, तो उस केस में उसके ऊपर फाइन लगेगा ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख के बीच में। अब हम डिस्कस करते हैं रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। ये प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल है? प्रोविजन केवल और केवल पब्लिक कंपनी पे और ऐसी प्राइवेट कंपनी पे जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, होल्डिंग पब्लिक कंपनी की नहीं, सब्सिडरी है जो पब्लिक कंपनी की, ऐसी प्राइवेट कंपनी और सारी पब्लिक कंपनी, उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन का। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि हर एजीएम पे 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स रिटायर होंगे हर एजीएम पे। अब ये जो 1/3 वाला नंबर आएगा ना, उसको हमको नॉर्मली राउंड ऑफ करना है, मतलब उसको हमको मैथमेटिकली राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0.5 या फिर उससे ऊपर है तो हम नेक्स्ट नंबर पे ले जाएंगे, अगर 0.5 से नीचे है तो हम जो लोअर राउंड ऑफ करेंगे उसको हम लोअर राउंड ऑफ करेंगे। अब अगर एजीएम ड्यू डेट पे नहीं होती, हमने क्या बोला कि एजीएम पे रिटायर होंगे 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स, अगर एजीएम ड्यू डेट पे नहीं होती है तो एक प्रोविजन बोलता है कि उस केस में फिर डायरेक्टर जो कि लायबल टू रिटायर है वो फिर ड्यू डेट ऑफ एजीएम पे रिटायर कर जाएंगे, यहाँ पे ऐसा प्रोविजन क्यों लाए होंगे? अभी समझो कि वो जो लोग हैं जो रिटायर होने वाले, उनको पता है वो रिटायर होने वाले हैं, तो इस वजह से वो एजीएम को एडजेंट करे जा रहे हैं, और फिर एजीएम कर ही नहीं रहे। तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एजीएम नहीं करे तो फिर कंपनी से निकले ही नहीं। तो यहाँ पे इसलिए बोल दिया कि फिर जब लास्ट ड्यू डेट है एजीएम की तब तक तो आपको निकलना ही पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमने यहाँ पे तो देखा 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स से हमारे पास नंबर आ जाएगा कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, बट हम कैसे डिसाइड करें कि इनमें से कौन से लोग एक्चुअल में रिटायर होंगे? तो जो डायरेक्टर सबसे लंबे समय से ऑफिस में, लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, वो लोग रिटायर होंगे, वो लोग रिटायर बाय रोटेशन होंगे। अब अगर काफी सारे डायरेक्टर्स एक ही दिन अपॉइंट हुए तो फिर हम उनमें से कैसे डिसाइड करें कि कौन रिटायर होगा और कौन कंटिन्यू करेगा? तो यहाँ पे बोला हम सबसे पहले उनको ऑप्शन देंगे कि आप म्यूचुअली डिसाइड करो कि कौन रिटायर होगा और कौन कंटिन्यू करेगा। अगर आप म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर रहे हो तो उस केस में हम फिर रैंडमली लॉट के बेसिस पे फिर डिसाइड करेंगे कि कौन रिटायर करेगा और कौन कंटिन्यू करेगा। हमने ऊपर क्या देखा, 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स रिटायर होंगे। बट रोटेशनल डायरेक्टर्स क्या होता है? रोटेशनल डायरेक्टर्स मतलब कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 होता है रोटेशनल डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स जो कि लायबल है टू रिटायर बाय रोटेशन। अब ये जो 2/3 से जो नंबर आएगा इसको हम हमेशा अपर राउंड ऑफ करेंगे, फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ एज 1। और जो टोटल डायरेक्टर्स हमने देखा 2/3 जिस टोटल डायरेक्टर्स का करा, उन टोटल डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होंगे। अब अगर एओए में लिखा हुआ है तो सारे डायरेक्टर्स एजीएम पे रिटायर होंगे। कंपनी एओए के थ्रू ये लिखवा सकती है कि एजीएम में सारे डायरेक्टर्स रिटायर होंगे। यहाँ पे किसमें हो सकता है? ये एओए प्रोवाइड कर सकता है रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम।
अब अगर आपको एमसीक्यू में या फिर डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं कि कितने पर्सन, कितने डायरेक्टर्स का ऑफिस इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, तो इस केस में आप लिखोगे रोटेशनल डायरेक्टर्स, 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स है उनका ऑफिस इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब अगर पूछते हैं कि कितने डायरेक्टर्स का ऑफिस एक्चुअली रिटायर हुआ एजीएम पे, तो इस केस में 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स का ऑफिस एक्चुअली रिटायर हुआ रोटेशन पे। हमने यहाँ पे क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, इसका एटलीस्ट 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर होंगे और बैलेंस होंगे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। अभी जो एटलीस्ट 2/3 मतलब रोटेशनल डायरेक्टर्स का 1/3 डायरेक्टर्स एक्चुअली रिटायर करेंगे एजीएम पे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लें कि 16 डायरेक्टर्स है कंपनी में, उसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो कितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हुए, हमने बोला हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटाएंगे, तो कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हुए, डायरेक्टर्स हुए 14। अब हम 14 का करेंगे 2/3, 14 का 2/3 होता है 9.33। अब रोटेशनल डायरेक्टर्स के लिए हमने क्या बोला कि हम हमेशा अपर राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे हुआ 10 डायरेक्टर्स हुए रोटेशनल डायरेक्टर्स। अब 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स का ऑफिस एक्चुअली में रिटायर होगा, एक्चुअली में रिटायर होंगे एजीएम पे 1/3, किसके, रोटेशनल डायरेक्टर्स के 1/3। अब रोटेशनल डायरेक्टर 10 डायरेक्टर, उसका 1/3 कितना हुआ, उसका 1/3 हुआ 3.33। तो हमने 1/3 ऑफ रोटेशनल में क्या बोला, हमने बोला जिनका ऑफिस रिटायर हो रहा है एजीएम पे उसको हम नॉर्मली राउंड ऑफ करेंगे, उसको हम मैथमेटिकली राउंड ऑफ करेंगे, मतलब 3.33 को हम लोअर राउंड ऑफ करेंगे, मतलब 3 डायरेक्टर्स आए तो 3 डायरेक्टर्स एक्चुअली रिटायर होगा इनका ऑफिस एजीएम पे। अभी 3 डायरेक्टर कौन से रिटायर होंगे, हमारे पास हमारी कंपनी में 16 डायरेक्टर्स है। अब 16 डायरेक्टर्स में कौन रिटायर करेगा और कौन कंटिन्यू करेगा, तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो रिटायर नहीं करने वाले, वो तो हमने पहले ही देख लिया। अब इन 14 डायरेक्टर्स में से कौन 3 रिटायर करेंगे और कौन कंटिन्यू करेगा, वो कैसे डिसाइड होगा, तो जो डायरेक्टर सबसे लंबे समय के लिए ऑफिस में है वो रिटायर करेंगे, वो रिटायर करेंगे। अब अगर समझो 4 डायरेक्टर सेम डेट पे अपॉइंट हुए थे, तो अब इन 4 डायरेक्टर में ना तो कोई लंबे समय के लिए ना तो कोई छोटे समय के लिए, तो अब इनमें से कैसे डिसाइड करेंगे कौन रिटायर करेगा और कौन कंटिन्यू करेगा, तो इन 4 डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि आप आपस में डिसाइड करो, म्यूचुअली डिसाइड करो कि कौन 3 रिटायर होगा और कौन 1 कंटिन्यू करेगा। अगर आप म्यूचुअली डिसाइड कर ले तो बेस्ट, नहीं कर पाते हो तो हम रैंडमली लॉट बेसिस पे फिर डिसाइड करेंगे कौन निकलेगा और कौन कंटिन्यू करेगा। उसके बाद में अब इस रिटायरिंग डायरेक्टर की वजह से जो वैकेंसी हुई, अब इसको फिल कैसे कर सकते हो, या तो आप इस रिटायरिंग डायरेक्टर को वापस रीअपॉइंट कर दो, या फिर सेक्शन 160 के अकॉर्डिंग आप किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो। अगर आपने मीटिंग को ना तो फिल किया और ना ही मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम इस वैकेंसी को फिल नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में मीटिंग एडजन हो जाएगी सेम डे सेम टाइम एंड सेम प्लेस पे नेक्स्ट वीक में। मतलब अगर आज फ्राइडे है तो वो नेक्स्ट फ्राइडे पे शिफ्ट हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या बोला, अगर वो जो नेक्स्ट फ्राइडे है, वो जो नेक्स्ट सेम डे टाइम एंड प्लेस नेक्स्ट वीक का अगर नेशनल हॉलिडे है, तो उस केस में वो एडजन हो जाएगी नेक्स्ट सक्सीडिंग डे पे, जो कि नेशनल हॉलिडे नहीं है, जो कि नेशनल हॉलिडे नहीं है। और संडे को हम नेशनल हॉलिडे नहीं मानते। यहाँ पे क्या बोला हमने, क्या एग्जांपल लिया कि अगर फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे पे शिफ्ट हो गई, अगर वो नेक्स्ट फ्राइडे नेशनल हॉलिडे है तो वो सैटरडे पे शिफ्ट हो जाएगी, अगर सैटरडे भी नेशनल हॉलिडे है तो वो संडे पे शिफ्ट हो जाएगी, और संडे नेशनल हॉलिडे नहीं होता, संडे पे एडजन मीटिंग हो सकती है। अब अगर एडजन मीटिंग में भी वैकेंसी फिल नहीं हुई और ना ही एक एक्सप्रेस रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमको ये वैकेंसी फिल नहीं करनी है, तो उस केस में जो डायरेक्टर रिटायर हुए ना, हम मान लेंगे कि वो ही रीअपॉइंट हो गए, हम मान लेंगे कि उनका डीम रीअपॉइंटमेंट हो गया। एक्सेप्ट इन 5 केसेस में हम मान लेंगे कि उन डायरेक्टर्स का ही डीम रीअपॉइंटमेंट हो गया। कौन से 5 केसेस, अगर हमने वो जो डायरेक्टर रिटायर हुए उनके लिए उनके रीअपॉइंटमेंट के लिए रेजोल्यूशन रखा बट हम वो रेजोल्यूशन हार गए, या फिर उस रिटायरिंग डायरेक्टर ने अपना अनविलिंगनेस दे दिया कंपनी और बोर्ड डायरेक्टर को राइटिंग में कि वो बनना ही नहीं चाहता है कंपनी में डायरेक्टर, वो रीअपॉइंट होना ही नहीं चाहता है कंपनी में, या फिर अगर वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर अगर उसकी रीअपॉइंटमेंट के लिए ओआर या फिर एसआर रिक्वायर्ड है तो उस केस में भी डीएम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, या फिर अगर सेक्शन 162 एप्लीकेबल है इस केस में। सेक्शन 162 एप्लीकेबल इस केस में मतलब अब जितने भी डायरेक्टर्स रिटायर हुए हमने ट्राई किया कि उनको सिंगल रेजोल्यूशन से हम अपॉइंट कर दे एज डायरेक्टर्स। अब अगर वो सिंगल रेजोल्यूशन पास हो गया और आपने उसके पहले प्रपोजल पास ही नहीं किया था, तो उस केस में वो जो रेजोल्यूशन आपने पास किया सिंगल रेजोल्यूशन वो वाइड हुआ, इसका मतलब एक्चुअली में वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, वो जो डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट ही नहीं हुए। अब उसकी सीट पे जो वैकेंसी है उसमें फिर हम डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, अब ये प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल नहीं है, प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी पे और इसकी सब्सिडरी पे जिसने डिफॉल्ट नहीं किया है अंडर सेक्शन 92 एंड 137। उसके बाद हम देखते हैं रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर रिजाइन करने का नोटिस, रेजिग्नेशन नोटिस अपना कंपनी को दे सकता है। डायरेक्टर कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू कंपनी। फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर, कब से 30 डेज जैसे उसको नोटिस मिला उसके 30 डेज के अंदर फॉर्म DI-12 में रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगी। अब अगर सारे डायरेक्टर्स रिजाइन कर देते हैं तो उस केस में कोई सिग्नेटरी डायरेक्टर नहीं बचेगा जो कि कंपनी के बिहाफ पे रजिस्ट्रार के साथ में ये फॉर्म DI-12 में फाइल कर सके। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार चाहे तो अलाउ कर सकता है किसी रिजाइन डायरेक्टर को फॉर्म DI-12 फाइल करने के लिए कंपनी के बिहाफ पे रजिस्ट्रार के साथ में।
उसके अलावा कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसके अलावा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखेगी कि ये पर्सन रिजाइन कर रहा है, ये डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है हमारी कंपनी से, और ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में रखी जाएगी, नेक्स्ट जनरल मीटिंग में प्लेस की जाएगी। अब उसके बाद में डायरेक्टर जो रिजाइन कर रहा है वो भी अपनी रेजिग्नेशन नोटिस की कॉपी फॉरवर्ड कर सकता है कहां पे, रजिस्ट्रार को। कितने टाइम में, विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन, विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन वो फॉरवर्ड कर सकता है फॉर्म DR11 में रजिस्ट्रार को उसके रेजिग्नेशन नोटिस की कॉपी। अब यहाँ पे फॉरेन डायरेक्टर को एक ऑप्शन दिया, और ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले। फॉरेन डायरेक्टर को क्या ऑप्शन दिया, फॉरेन डायरेक्टर को बोला कि अगर आप खुद से रजिस्ट्रार के साथ फॉर्म DR11 में फाइल नहीं कर पा रहे हो ना आपका रेजिग्नेशन कॉपी, तो उस केस में आप ऑथराइज कर सकते हो किसी प्रैक्टिसिंग CA को या फिर CS को या फिर CMA को, या फिर आप जिस कंपनी से रिजाइन कर रहे हो उसके रेजिडेंट डायरेक्टर को आपके बिहाफ पे फॉर्म DR11 फाइल करने के लिए रजिस्ट्रार के साथ में फॉरेन डायरेक्टर ऑथराइज कर सकता है CA, CS, CMA या फिर जिस कंपनी से वो रिजाइन कर रहा है उसके रेजिडेंट डायरेक्टर को उसके बिहाफ पे फाइल करने के लिए DR11। उसके बाद में रेजिग्नेशन कब से इफेक्टिव होगा, रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा जिस दिन नोटिस रिसीव किया कंपनी ने, या फिर जो डेट मेंशन की गई है नोटिस में, whichever is later। अब रेजिग्नेशन के बाद में क्या डायरेक्टर ने जो उसके टेन्योर के टाइम पे जो ऑफेंसेस करे उसकी लायबिलिटी उससे हट जाएगी क्या? यहाँ पे बोला इवन आफ्टर रेजिग्नेशन होने के भी बाद में उस जो टेन्योर था उस डायरेक्टर का, उस टेन्योर के दौरान अगर उसने कुछ भी ऑफेंस किया है उसके लिए तो वो उसके बाद भी लायबल रहेगा, रेजिग्नेशन के बाद भी लायबल रहेगा। अब अगर सारे डायरेक्टर रिजाइन कर देते हैं ऑफिस से तो इस केस में कंपनी के प्रमोटर या फिर अगर कंपनी के प्रमोटर नहीं है तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, और ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, जब तक जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं जाता, जब तक ये CG और प्रमोटर के अपॉइंट करे हुए डायरेक्टर ऑफिस होल्ड करेंगे। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स में क्या बोला हुआ है कि अगर किसी मेंबर को रिमूव करना है किसी डायरेक्टर को तो उसको एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। बट स्पेशल नोटिस कौन से मेंबर दे सकते हैं? मेंबर जिनके पास एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग पावर है या फिर एटलीस्ट ₹5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है। वो क्या करेंगे, वो एक स्पेशल नोटिस देंगे कंपनी को। कितने टाइम पहले नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग, बट 3 मंथ बिफोर मीटिंग पहले मत दे देना। यहाँ पे क्या बोला, नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग। मतलब 3 मंथ बिफोर मीटिंग से लेके 14 डेज बिफोर मीटिंग, इस पीरियड के बीच में आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को। और फिर कंपनी को क्या बताना पड़ेगा, कंपनी मैं इस पर्सन को, इस डायरेक्टर को रिमूव करना चाहता हूं कंपनी से। और फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस स्पेशल नोटिस की कॉपी भेजेगी कंसर्न डायरेक्टर। कंसर्न डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हो उसको एक कॉपी भेजी जाएगी। अब वो डायरेक्टर चाहे तो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, कंपनी को रिटन रिप्रेजेंटेशन दे सकता है और कंपनी को बोल सकता है कि कंपनी ये जो फैक्ट, ये जो मैंने रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया इसके बारे में आप नोटिस में लिखना। जो आप नोटिस दोगे ना मेंबर्स को इस मीटिंग के लिए, उस नोटिस में लिखना कि मैंने ये रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया है, और साथ में इस रिटन रिप्रेजेंटेशन की कॉपी आप हर मेंबर को भेजना जिसको आपने नोटिस भेजा है। और अगर आप वो कॉपी नहीं भेज पा रहे हो तो एटलीस्ट आप मीटिंग में इस रिटन रिप्रेजेंटेशन को रीड आउट करा देना। अब अगर एनसीएलटी को लगता है कि जो पर्सन है, ये जो कंसर्न डायरेक्टर है, ये अपनी राइट्स का अब्यूज कर रहा है, राइट्स को अब्यूज कर रहा है, तो उस केस में क्या बोला, एनसीएलटी बोल सकता है कि ना तो रिप्रेजेंटेशन भेजने की जरूरत है और ना ही इसको रीड आउट करने की जरूरत है मीटिंग पे, अगर एनसीएलटी को लगता है कि अपनी राइट्स को अब्यूज कर रहा है। अब कंपनी ने अगर ओआर पास कर दिया तो उस केस में फिर ये डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा, बट ओआर पास करने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा उस पर्सन को। अब हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि जो रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो रिमूव हो सकता है सेक्शन 169 में, कब, केवल और केवल एसआर के थ्रू, केवल और केवल एसआर पास करने के थ्रू। यहाँ पे फिर ओआर एप्लीकेबल नहीं होगा, रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एसआर एप्लीकेबल होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन एप्लीकेबल होगा। अब जो डायरेक्टर रिमूव हो रहा है वो एलिजिबल रहेगा कंपनसेशन और डैमेज के लिए। आपने उसको उसके टर्म से पहले ही निकाल दिया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर दिया, तो इस केस में वो कंपनसेशन और डैमेज के लिए एलिजिबल रहेगा। उसके बाद में उसकी सीट पे जो वैकेंसी हो रही है वो किस तरीके से फिल की जा सकती है, या तो आप सेम मीटिंग में फिल कर सकते हो या फिर आप एज कैजुअल वैकेंसी उसकी सीट पे वैकेंसी फिल कर सकते हो, या फिर तो सेम मीटिंग में या फिर कैजुअल वैकेंसी के तौर पे आप उसकी मीटिंग में वैकेंसी फिल कर सकते हो। अब जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ उसकी सीट पे, वो जो वैकेंसी पे जो डायरेक्टर आया उसका टर्म क्या रहेगा, जितना टर्म उस पहले वाले पर्सन का बाकी था जो कंपनी से रिमूव किया गया, उसका जितना टर्म बाकी था उतना ही टर्म आपका रहेगा। टू होल्ड ऑफिस फॉर रिमेनिंग पीरियड फॉर विच डायरेक्टर रिमूव वुड हैव हेल्ड ऑफिस। अब सेक्शन 169 के अंडर कौन से डायरेक्टर्स रिमूव नहीं किए जा सकते, ऐसे डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए सेक्शन 242 में, जिसको अपॉइंट किया एनसीएलटी ने 242 में, और डायरेक्टर जिनको प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया है वो भी रिमूव नहीं हो सकते सेक्शन 169 में। अब हम डिस्कस करते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। वेकेशन मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है ना, एग्जिस्टिंग कंपनी से निकलना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं वेकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, वेकेशन। तो किस केस में वेकेशन होगा, तो यहाँ पे बोला कि डायरेक्टर को ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है अंडर सेक्शन 164, या फिर वो लास्ट 12 मंथ्स में सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग से एब्सेंट रहता है,
या फिर वो सेक्शन 184 के कॉन्ट्रावेंशन में एक्ट करता है। सेक्शन 184 कौन सा था? जो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला था, वो था सेक्शन 184। अगर वो सेक्शन 184 में कॉन्ट्रावेंशन करता है या फिर वो 164 में डिस्क्वालीफाइड है या फिर अगर उसने लास्ट 12 मंथ्स में सारी बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग्स अगर वो एब्सेंट था तो उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। या फिर अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 के किसी भी प्रोविजन के अकॉर्डिंग रिमूव हुआ है तो उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। या फिर हमने उसको अपॉइंट किया था एज डायरेक्टर, क्यों? क्योंकि वो हमारी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट में से किसी कंपनी में ऑफिसर था, इस वजह से हमने उसको हमारी कंपनी में एज डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया था। अब वो हमारी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट वाले ऑफिस से सीज कर रहा है, उसको छोड़ रहा है, तो उस केस में उसको कंपनी का ऑफिस भी वेकेट करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोर्ट और एनसीएलटी उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर देती है तो भी उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। या फिर अगर उसको कोर्ट कन्विक्ट करता है और इम्प्रिजनमेंट जेल की सुनाता है ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स की, तो उस केस में भी उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ये सेम प्रोविजंस हमने डिस्क्वालिफिकेशन में देखे थे और हमने ए में क्या, ए पॉइंट में क्या देखा? ए पॉइंट में देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई पर्सन हो रखा है 164 में तो वेकेट कर जाएगा। तो फिर ये जो 2 पॉइंट है एफ और जी, ये रिपीट क्यों हुए? ये रिपीट हुए हैं बिकॉज ऑफ अपील वाला प्रोविजन। हमने डिस्क्वालिफिकेशन में अपील वाले प्रोविजन में क्या देखा था? हमने देखा था कि अगर अपील भी कर रहा है ना तो भी वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड तो रहेगा, वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड तो रहेगा, मतलब वो किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता भले वो अपील भी कर रहा है। बट एफ एंड जी में मतलब अगर कोर्ट और एनसीएलटी उसके खिलाफ कोई डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास करा है या फिर अगर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया और जेल की सजा नहीं है एटलीस्ट 6 मंथ्स की, उस केस में उसको वेकेशन करने से पहले अगर वो अपील करता है तो प्रोविजंस अलग है। यहाँ पे क्या बोला? एफ एंड जी के केस में एग्जिस्टिंग कंपनी से निकलने से पहले एग्जिस्टिंग कंपनी ऑप्शन देगी, एग्जिस्टिंग कंपनी 30 दिन तक वेट करेगी। अगर 30 दिन में वो पर्सन अपील नहीं करता है, मतलब उसने गलती मान ली, तो वो फिर ऑफिस उसको वेकेट करना पड़ेगा। अगर वो अपील करता है और अपील का डिसीजन अगर उसके फेवर में आता है तो वो कंटिन्यू करेगा ऑफिस। अगर अपील का डिसीजन उसके अगेंस्ट में आता है तो कंपनी फिर 7 दिन तक वेट करेगी। अगर 7 दिन में वो कोई अपील फर्दर अपील नहीं करता है तो उस केस में उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। अगर वो फर्दर अपील कर देता है तो उस केस में अगर उसका डिसीजन फेवर में आता है तो ऑफिस में कंटिन्यू करेगा। अगर अगेंस्ट में आता है तो उसको हाथों हाथ जैसे अपील डिस्पोज हुई उसके बाद में हाथों हाथ उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। उसके बाद में कंपनी एक भी दिन के लिए रुकने वाली नहीं है until such appeal is disposed of। जैसे ही अपील डिस्पोज होगी वैसे उसको कंपनी से फिर निकलना पड़ेगा। अब प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड्स फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस बता सकता है, उसके एओए के थ्रू, एओ में लिख के एडिशनल ग्राउंड्स फॉर वेकेशन बता सकता है, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन बताया था। अब अगर डायरेक्टर वेकेट नहीं करता उसका ऑफिस, भले ही वो ऊपर वेकेशन का प्रोविजन लग गया उसके ऊपर, फिर भी वो वेकेट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक का। और अगर सारे डायरेक्टर्स अपना ऑफिस वेकेट कर देते हैं तो उस केस में प्रमोटर या फिर अगर कंपनी में प्रमोटर नहीं है तो उस केस में कंपनी की उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाते हैं जनरल मीटिंग में। उसके बाद में हम देखते हैं डिफेक्ट्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन। यहाँ पे क्या बोला? अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ और बाद में पता लगता है कंपनी को कि डायरेक्टर जो है ना ये इसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड था। क्यों इनवैलिड था? क्योंकि ये डिफेक्टिव था अपॉइंटमेंट, या फिर ये पर्सन डिस्क्वालीफाइड था, या फिर ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए था किसी भी प्रोविजन के अंडर, ये किसी भी प्रोविजन के अंडर टर्मिनेट हो जाना चाहिए था एज डायरेक्टर। बट कंपनी को ये बाद में पता लगा, कंपनी के नोटिस में ये बाद में आया। तो जिस दिन से कंपनी की नोटिस में आया ना उससे पहले उसने जो भी एक्ट करे हैं, उससे पहले उसने जो भी एक्ट करे हैं हम मानेंगे कि वो वैलिड है, उसने गुड फेथ में करे और वो वैलिड है। बट कंपनी की नोटिस में जैसे ही आया कि इसका जो अपॉइंटमेंट था वो डिफेक्टिव या फिर डिस्क्वालीफाइड था या फिर ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए था, उसके बाद उसने जितने भी एक्ट करे, जो भी काम करे, हम मानेंगे कि वो इनवैलिड है, वो इनवैलिड है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि हर कंपनी एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया सेक्शन 92 और 137 वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। कहाँ पे मेंटेन करते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और इस रजिस्टर्ड में क्या लिखते हैं? उस रजिस्टर में लिखते हैं डायरेक्टर्स और केएमपी की डिटेल्स। क्या डिटेल्स? एक तो उनकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, उनका दिन नंबर क्या है, पेन नंबर क्या है, ऐसी सारी डिटेल्स रजिस्टर में जाती है। और साथ में सिक्योरिटीज की डिटेल्स जाती है। कौन सी सिक्योरिटीज की? अगर डायरेक्टर और केएमपी सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं कंपनी में या फिर उसकी होल्डिंग में या फिर सब्सिडरी में या फिर एसोसिएट में या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी किसी और सब्सिडरी मतलब फेलो सब्सिडरी में, तो उन सिक्योरिटीज की डिटेल जाती है उस रजिस्टर में। अब वो जो रजिस्टर है उसको मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स में कहां पे आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं? वो रजिस्टर्ड ऑफिस में पड़ा रहेगा तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में आके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और हर एजीएम पे भी इस रजिस्टर को रखा जाएगा तो वो हर एजीएम पे चाहे तो एजीएम पे भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब मेंबर्स एक्सट्रैक्ट और कॉपी मांग सकता है इन रजिस्टर की, जो कि कंपनी को देनी पड़ेगी विद इन 30 डेज और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उस मेंबर को। मेंबर कॉपी मांग सकता है फिर एक्सट्रैक्ट मांग सकता है रजिस्टर की, जो कि कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगर कंपनी इंस्पेक्शन के लिए मना कर देती है या फिर उसको कॉपी नहीं देती है विद इन 30 डेज तो उस केस में वो पर्सन एप्लीकेशन कर सकता है रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार फिर ऑर्डर कर सकता है कि कंपनी आप इसको रजिस्ट्रार का इमीडिएट इंस्पेक्शन कराओ या फिर इसको कॉपी इमीडिएटली सप्लाई करो।
अब उसके अलावा क्या बोला, कंपनी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर्म DR-12 में रिलेटेड टू डायरेक्टर्स एंड KMP। कब फाइल करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट एंड विद इन 30 डेज ऑफ एनी चेंज टेकिंग प्लेस। अपॉइंटमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो भी उसके विद इन 30 डेज उसको फिर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर्म DR-12 में। अपॉइंटमेंट में चेंज मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो वो कंपनी से निकल गया, अब वो निकल गया तो निकलना भी एक चेंज है, तो उसके निकलने के 30 डेज के अंदर भी फाइल करना पड़ेगा फॉर्म DR-12 का रिटर्न। अब हम बात करते हैं जनरल पनिशमेंट। जनरल पनिशमेंट में क्या बोला है? जनरल पनिशमेंट में बोला है कि अगर सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 171 के बीच में अगर कोई भी पर्सन किसी भी सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करता है और अगर सेक्शन में स्पेसिफिक पेनल्टी दे रखा है तो फिर तो आप उस स्पेसिफिक पेनल्टी के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाओ। अब अगर कोई सेक्शन में स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दे रखा है सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 171 के बीच में, तो फिर उस पर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 172 में, उस पर फिर पेनल्टी लगेगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। कितनी पेनल्टी लगेगी? कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगेगी ₹50,000 की एंड ₹500 पर डे की। अगर कंटिन्यूइंग फेलियर तो ₹500 पर डे भी लगेगा एडिशनल। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? कंपनी के केस में ₹3 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में ₹1 लाख। अब हमने यहाँ पे सारे प्रोविजंस रिवाइज कर लिए डिटेल में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के। थैंक यू सो मच। राधे राधे।